नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के बाय इलेक्शन के बाद जिसमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो PMLN के कैंडिडेट थे, जिन्होंने PPP के कैंडिडेट मंदोखेल साहब की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है, इस पूरे चैलेंज और इस डिबेट और इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान में अब एक नई सियासी डिबेट चल निकली है और उस डिबेट का ताल्लुक है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। हुकूमत वक्त ये चाहती है कि पाकिस्तान में इस मौके पे इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो है एजेंडा उसे पुश फॉरवर्ड किया जाए। अब से चंद घंटे पहले इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, वो ज़रा सुन लेते हैं। अब हम जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा फिर इसमें कौन रुकावट डाल रहा है? हम इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं। अब आपको ऑफ़र कौन कर रहा है मुज़ाकरात की? वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो कर रहे हैं। जो ये नारा कुछ दिनों पहले लगा रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वो वोट को इज़्ज़त तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज़्ज़त मिलेगी। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामान की को कोई हैसियत नहीं दे, और वहाँ पे चूँकि वज़ीर आज़म हमारी मर्ज़ी का नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म को नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें। नाज़रीन, महज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म एजेंडा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो क्या है उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हुई है, PMLN ने और पीपल्स पार्टी दोनों ने, खास करके PMLN ने इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के तस्वर ही के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पोजीशन ले ली है। उन्होंने कहा कि कुछ और ही मसला है। इससे मिलती जुलती पोजीशन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी इख्तियार की। हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में, तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रख सकते हैं, उनको इम्पार्शल ए पॉलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें, मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना हो। ये तो सुनिए आपने हुक्मरान जमात और अपोजिशन की ओपिनियन इस हवाले से। अब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, और आपके इस प्रोग्राम के तसव्वुत से मैं फ़ारूक हबीब साहब को बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। पर्सनली तो मैंने दे चुका हूँ कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले फ़ारूक हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं इंफॉर्मेशन के लिए। वेरी वार्म वेलकम टू यू, कंग्रेचुलेशन टू यू फ़ारूक हबीब साहब। इट्स अ वेरी वेल डिजर्व पोजीशन इन योर केस। हम तो बहुत पहले ही सोचते रहे कि इतना वेल स्पोकन है बंदा, उस पर कोई नज़र नहीं जा रही। प्राइम मिनिस्टर की 2.5 बरस गुजर गए, लेकिन कंग्रेचुलेशन टू यू। मेरे साथ स्टूडियो से में तशरीफ़ रखते हैं सरवर बारी साहब, जो कि चेयरपर्सन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क वाफिन के, इस्लामाबाद में मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत दिनों के बाद सरवर बारी साहब से आज स्टूडियो में मुलाकात हो रही है। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। और PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो हैं एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा जो MNA हैं, मुझे एक स्काइप कनेक्शन के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर पाएंगी खैरपुर सिंध से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। फ़ारूक हबीब साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म का आइडिया और तस्वर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपकी हुकूमत ने उसकी बात करनी शुरू की है, अपोजिशन ने तकरीबन ये कहना शुरू कर दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि जब पिछली बार इलेक्शन एक्ट 2017 का जो बिल पास हुआ, उसको भी करने में 4 साल लगा दिए गए थे, और उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 चल रहा था, उससे पीछे चले जाएँ तो और पुराने कवानीन थे जो चल रहे थे। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास हर वक्त कवानीन के अंदर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश होती है। जब एक कानून के मुताबिक इंतखाबात होते हैं तो उसके लूप होल्स भी सामने आते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ क्या लूप होल हैं जिन्हें आप दुरुस्त करना चाह रहे हैं? हमने तो 49 अमेंडमेंट्स जो हैं वो लेकर आ गए हैं ना। मोटी आसान जुबान में मोटी में सादा सी बात है। देखें, एक तो आपका पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला है। अच्छा, उसको बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी से जिधर के वोटर हैं वहीं पे वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस मोहल्ले में रहने वाले हैं उसी मोहल्ले के आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ पे दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट के शहर से उसी मोहल्ले पे। दूसरा ये है कि इसके अंदर फिर आपको अगर उनको चैलेंज करना
करना है, उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना विद इन 15 डेज आप कर सकते हैं। किसकी अपॉइंटमेंट को? जो पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट को। इसी तरीके से जो डीलिमिटेशन है वो हमारी पॉपुलेशन बेस्ड है। हम चाहते हैं कि उस कंस्टिट्यूंसी का जो टोटल वोट है उस एरिया का, उस वोट्स की बेस के ऊपर जो है वो कंस्टिट्यूंसी के ऊपर आप कर लें। इसके अलावा जो है वो ई वोटिंग का उसके अंदर तस्वर जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। आपके कानों में गुजरी होगी बात कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी शिद्दत से मुखालफत की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखें बात ये है, ये तो वो पत्थर के ज़माने की बातें कर रहे हैं ना। आज हम आपके शो में बैठे जो है वो यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी ना होती तो कहाँ ये शोज़ रिकॉर्डेड हुआ करते थे और पता नहीं किस अंदाज से चीज़ें चला करती थी। आज मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी हर जगह के ऊपर मौजूद है, तो अब हम टेक्नोलॉजी को ना तो नहीं कर सकते। अगर दुनिया के 20 ममालिक में ईवीएम यूज़ हो रही है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं यूज़ होती? लेकिन यहाँ एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठता है जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इस पर बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि इसकी मुखालफत में हर्ज क्या है, क्यों मुखालफत कर रहे हैं, उससे पूछ क्या ये सिस्टम, ये निज़ाम इनको सूट करता है? आप देखें ना, क्या हर बार हम डॉक्टर साहब लड़ेंगे इस बात के ऊपर कि मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, मेरा बैलेट काउंट जो है वो लेट हो रहा है, ये जो है वो 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है। ईवीएम का निजाम आपका होगा, 4 नुक्ते तो ना आपका बैलेट काउंट रहेगा, अगर कोई ना आपका वो। आपने कहा कि पोलिंग स्टाफ जो है वो दूसरे शहरों और डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। आपने कहा कि पोलिंग स्टाफ जो है अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। स्टाफ एक बड़ा अहम मामला है। आप ये बिल्कुल सही, मैं अभी वो जानना चाह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर आप देखें हर महकमा तालीम देख लें, उसके पास उस्ताद अपने अमला अपना है, और कोई महकमा देख लें सबके पास अपना अमला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो वाहिद आपका ऐसा इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, ज़िमनी इंतखाबात सारे साल के इदारा नहीं जो भी है ना, एक अर्ज है ना, वो स्टाफ कमिटेड नहीं है। हर बार स्टाफ चेंज होता है, उनकी ट्रेनिंग चेंज होती है, उनका वो लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं है। साहब जो बात कह रहे हैं फारूक हबीब साहब हुकूमत के बिहाफ पे, वो बातें बड़ी मुनासिब लगती हैं कि पोलिंग स्टाफ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर किसी दूसरे शहर और डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकता है। पोलिंग स्टाफ के जब हो जाए उसकी अपॉइंटमेंट, तो उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है 15 दिन के अंदर। डीलिमिटेशन के तरीके को कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलने की ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी। क्या वजह है कि आपकी पार्टी अचानक ही इसके खिलाफ तलवार लेकर उठ खड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब से लेकर एहसन इकबाल तक? क्या वजह, क्या खौफ है? बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, एक ज़माने की तमाम सियासी जमातों की और बिलखसूस हमारी जमात की ख्वाहिश जरूर है और रही है और अब भी है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और उसके लिए जितना भी बेहतरी हम कर सकें हमें ज़रूर करना चाहिए। और उसके लिए हमने एक लॉ, जब हमारे मैं भी था पिछला, हम जो लॉ ड्राफ्ट किया जिसका फ़ारूक हबीब साहब ने भी बात की है, हमने मैक्सिमम कोशिश की थी कि उस 2019 के इलेक्शन के एक्ट के नीचे जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, और हमें उम्मीद भी थी और बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी किया गई थी। और पुराना सारा लॉ जो था उसको दोबारा हमने रिव्यू भी किया है, उसे देखा भी है और उसके नतीजे में ये नया लाए थे। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि कोई भी इलेक्शन जिसमें आप नहीं कामयाब होते आप उसको नहीं मानते सही। कराची के इलेक्शन को भी सही नहीं मान रहे जी। चूंकि अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस शुरू किया, तो मैं एकदम ब्लेम गेम में आने से पहले वो अपना एक मौक़िफ़ पेश कर दूं कि जो होना चाहिए। फ़ारूक हबीब साहब ने 5 चीज़ें गिनवाई हैं। इन 5 चीज़ें या 4 जो चीज़ें इन्होंने कही हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोट है। बाकी वो चीज़ें जो चीफ इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया जा सकता था, ये सारी जो मशीनरी होती है गवर्नमेंट की, यहाँ भी इंडिया में भी और दूसरे ममालिक में भी, कि जो ही इलेक्शन अनाउंस हो जाता है चीफ इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के पास बेशुमार अख्तियार दिए जाते हैं कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ तो मसला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हुकूमत वक्त जो है बाकायदा पोजीशन ले चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उनको कतई तौर पे कोई भी एतमाद नहीं है। ये हादसा हो चुका है 3-4 हफ्ते पहले। जो इंपॉर्टेंट इशू जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता था वो ये था कि जब पिछली दफा इलेक्शन लॉज हमने बनाए तो उसमें कहा गया था कि आरटीएस का सिस्टम लेके आए। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, मैं उस कमेटी का मेंबर था, चेयरमैन नादरा आए, उन्होंने कहा अगर ये सिस्टम आ जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान के जितने भी रिकॉर्ड पिछले कहा गया है कि इलेक्शन दांधी होगी वो सारे आपके कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे। वक्त ने साबित किया है कि पिछला 2018 का इलेक्शन सबसे ज्यादा रिग भी था और मैनेज भी था। और वो आरटीएस खुद पर बात उन्होंने कहा जी कि 11 बजे के बाद तो उसने काम करना छोड़ दिया। वो 2013 का ठीक था, आप बताएं थे वो अगले दिन रात 2013 का ठीक था। भाई साहब आपने इतनी बड़ी लीडिंग स्टेटमेंट दे दी, क्या 2013 का इलेक्शन बिल्कुल ठीक था? मैं डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, आप बात समझने की कोशिश करें। अगर आप मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मतलब मैं कहता हूं कि सारे मेरा मतलब एक लीडिंग स्टेटमेंट आप दे के जा रहे हैं ना कि 2018 का इलेक्शन बिल्कुल जाली था।
ये कह रहा हूं कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती, हर इलेक्शन पे सवाल उठे हैं, हर इलेक्शन के बारे में कहा गया है, हर जमात जमात जो भी आ रही है, हम आ रही है, कोई और आ रहा है, किसी ने भी इलेक्शन को माना भी नहीं। और इसकी रीजन थी, मैं वोटिंग जो आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस पर आ रहा था कि आरटीएस सिस्टम नया था। मैं उस वक्त भी अब्बासी साहब मैं डॉक्टर नफीसा साहब ये सारा मसला, ये डिबेट उस वक्त शुरू हुई है जब कराची में आपने एक ऐसा इलेक्शन कराया मंदोखेल साहब वाला, जिसमें सईद गनी साहब बैठ के इलेक्शन के रिजल्ट्स को सबसे पहले ट्विटर पे अनाउंस कर रहे थे। उसके बाद से पीएमएल ने इसको चैलेंज कर दिया और अब एक नई बहस उठ गई है कि वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ। वो क्या खराबी की आपने इलेक्शन में, क्या आप समझते हैं कि उसमें कमी रह गई है, आप समझती हैं इलेक्शन में, जिसकी वजह से ये डिबेट खड़ी हो गई? देखिए, ये डिबेट इस इलेक्शन से नहीं, माजरत से, ये डिबेट 2013 वाले इलेक्शन से, फिर 2018 वाले इलेक्शन से, और 2018 के इनफैक्ट जो खान साहब ने धरने दिए और इतने एहतजाज किए, तो वो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इशू था। उसके बाद सारी जमातें मिल बैठी और कई मीटिंग्स के बाद इन्होंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसमें आईनी तरामीम भी थी, जिसमें सिंपल लेजिस्लेशन भी थी, इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरामीम कई सारे, मेरे ख्याल से अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन मैनी अमेंडमेंट्स उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स की। उसका क्या नतीजा मिला 2018 के इलेक्शन में? और 2018 के इलेक्शन के बाद खान साहब उठ खड़े होकर पार्लियामेंट में उन्होंने कमिटमेंट की कि हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि इस इलेक्शंस में कैसी धांधली हुई, क्या हुआ, कौन सी जो उसमें खराबियां थी, तो उसका फिर इजाला किया जाएगा। वो दिन और आज का दिन उसका कुछ नहीं बना। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले तो इनको बता दें। नफीसा, ये जो आप करना चाह रहे हैं, अब हुकूमत कह रही है आए हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म, इस पे आप नहीं लब्बैक कहेंगे? मुईद पीरजादा साहब, ईवीएम इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है, और ये जो पोलिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। ऐसी कई तरामीम माजी में भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कंप्लेंट्स आई हैं कि इलेक्शन सही नहीं। इशू ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना है, फ्री एंड फेयर, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पावर का इस्तेमाल ना हो। लेकिन अभी अगर हाल ही में आपने डस्का का एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि वहाँ हुकूमत पंजाब की थी, तो क्या हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, उसकी कहाँ उसका अजाला करें, 2018 के इलेक्शंस का अजाला करें, उसके बाद आप रिफॉर्म्स की बात करें। और रिफॉर्म्स की अगर बात करते भी हैं तो पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो आप सियासी जमातें आपके ऊपर एतमाद आपका ऊपर उठ गया है। डॉक्टर नफीसा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमें ये भी बताएं, और सरवर बारी साहब हमें बताएं कि अगर हुकूमत की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नाकाफी हैं तो वो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिन्हें करने की जरूरत है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये दावत दी है तमाम अपोजिशन की जमातों को, सियासी जमातों को, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के इस प्रोसेस में सियासी जमातें इस आगे बढ़ें और इसका हिस्सा बने। इस हवाले से तीनों बड़ी सियासी जमातों का मौक़िफ़ आप वक्फे से पहले सुन चुके हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर बारी साहब, जो कि फाफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क पाकिस्तान के सरबराह हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ गुज़श्ता 20-25 बरस से वाबस्ता हैं। उनसे हम समझते हैं कि किस किस्म की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत। आपने इन तीनों को सुन लिया है, किस किस्म की रिफॉर्म होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? बुनियादी वजह मेरी नज़र में जो इस्लाहात नहीं हो रही, तो उसकी एक तो जो कंपोजिशन है हमारी पार्लियामेंट की और पॉलिटिकल क्लास की, वो बुनियादी वजह है। अच्छा, क्योंकि जितनी इस वक्त कंसंट्रेशन है जो खाते पीते लोग हैं हमारी पार्लियामेंट में, वो पहले कभी नहीं थी। 1900 खाते पीते लोगों की शरह में इजाफा हो गया, इजाफा हुआ है। 1947 में हमारी जो दस्तूर साज असम्बली थी, उसमें कम से कम 7% जो मेंबरान थे उनका ट्रेड यूनियन मूवमेंट से तल्लक था। ठीक हो गया। 1970 की जो पार्लियामेंट पहली दफ़ा बनी अडल्ट फ्रेंचाइज से, उसमें 11% के लगभग, जिसमें नाम मैं ले सकता हूँ मिराज मोहन खान, शेख रशीद साहब, राना मुख्तार, इनके फैसलाबाद से उनका तल्लक था, और बहुत सारे और लोग हैं जिनका तल्लक ट्रेड यूनियन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। पीपल्स पार्टी से भी थे, अवामी लीग से भी थे। अच्छा। अगर आप उस तरफ जाके देखें तो
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन एसोसिएशन के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और 1947 तक वो प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। और ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन एसोसिएशन की मेंबरशिप जो है 70,000 थी। अच्छा। 70,000। अच्छा। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ट्रेड यूनियन या किसान मूवमेंट का एक शख्स भी नहीं है। एक एक खानदान के 13 लोग, 12 लोग। किस तो इसलिए रिप्रेजेंट करती है? ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है किसी हमारे, और जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जमहूरियत है उसकी जो समाजी जड़ें हैं वो श्रिंक हो के 1% जो खाते पीते लोग हैं उन तक महदूद हो गई हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली करना ही नहीं चाहते। ये करना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि खान साहब ने जो इब्तदा की है वो कहते हैं जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक तो पहली बात है, रिफॉर्म से मुराद EVM नहीं है सिर्फ। अच्छा। रिफॉर्म से मुराद सिर्फ ये नहीं है जो हबीब साहब फरमा रहे थे तो कि जी वो 4 चीजें, वो प्रोसीजरल चीजें हैं और वो प्रोसीजरल चीजें भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुनियादी बात क्या है, आपके 70% वोटों की कोई नुमाइंदगी नहीं है पाकिस्तान। 70% वोटर्स जो वोट डाले गए हैं, ठीक है, जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, ठीक है, 70% वोटों की नुमाइंदगी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फरक साहब को पता होगा, हबीब साहब को, कि इनके हलके में ये जीते हैं। हाँ। जो हारने वाले हैं उनके वोट इनसे ज्यादा हैं। अच्छा। हर जगह, ये सिर्फ इनकी बात क्योंकि ये फर्स्ट पास, और जो PTI को 1,70,00,000 वोट पड़े हैं, फर्स्ट पास थी, ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक हमें नुमाइंदा निजाम चाहिए, तो हमें प्रोपोर्शनल तो चाहिए, हमें PR का सिस्टम चाहिए, यूरोप की जिसको तरह मुतनासिब नुमाइंदगी हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो बुनियादी बात यह है कि अगर हमारी मेजॉरिटी जो लोग वोट डालने जाते हैं, बिल्कुल सही, अरिथमेटिकली स्पीकिंग, हाँ, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट नहीं करती। ठीक है। मतलब अभी जो कराची का बाई इलेक्शन हुआ है उसमें जो मिफ्ता इस्माइल साहब को वोट पड़े हैं या पीपल्स पार्टी के मंदोखेल को पड़े हैं, हाँ, तो अगर वो देखें तो वो तो मेजॉरिटी नहीं, 80% लोगों ने तो उनको वोट नहीं दिया। ठीक हो, तो जो नुमाइंदा है 80% लोगों ने तो बाईकाट पड़ा है, अनअनाउंस्ड बाईकाट किया है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है ये ना गैर नुमाइंदा सिस्टम है। बिल्कुल सही है, खान साहब को ये करना चाहिए, और मैं यकीन करता हूँ अगर ये करेंगे तो इससे बड़ी उनकी कोई ये बहुत अच्छा, बहुत वैलिड पॉइंट है। उसके अलावा दूसरी बात ये है, हर मेंबर पार्लियामेंट, ठीक, चाहे वो अक़लियती है, खातून है या हमारे सेनेटर्स हैं, इनका इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो हमारा सिस्टम है ज्यादा जमहूरी हो। तीसरी बात, हमारा आइन कहता है कि मजदूर, किसान और औरतों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ठीक। तो सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ 1947 में, 1970 में तो मजदूर तबका भी था, किसान तबके के नुमाइंदे भी थे, आज कोई नहीं है। तो फिर हम डिमांड करने में, हक बजाने में कि आप ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों को इलेक्शन, आप टिकटें दें, पार्टियां उनको टिकटें दें, लेके आए। सिर्फ लेबर विंग बनाने से तो लेबर के मसले सामने नहीं आएंगे। ठीक है। किसान विंग बनाने से या यूथ विंग बनाने से या औरतों का विंग बनाने से कैसे लेकर उनको अपनी सेंट्रल कमेटी में लेके आए। ठीक। और जो टिकटें हैं वो कम अज कम आबादी के तनासब से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम अज कम बिगनिंग के तौर पर 25% जो टिकटें हैं वो आप मजदूर तबके। अब इनका ले लें इस पे जवाब। एक तो एक और बात जी, दूसरा ये कि आइन की शिक 38 कहती है, ठीक, कि द स्टेट शैल ट्राई इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने जमहूरियत को कायम करना है, दायम करना है, उसको पायदार करना है, तो ये जो इकोनॉमिक उसका सफीयर है उसको पॉलिटिकल सफीयर तक लेके जाए। ठीक। कि चंद खान, मतलब 442 का हमारा हाउस है, मैंने कैलकुलेट किया है, मेरे पास डेटा मौजूद है, 202 फैमिलीज हैं, ठीक, जो हमारी पार्लियामेंट में बैठी हैं। 442 लोग नहीं है, ये 202 खानदान है। 202 खानदान, मैं नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ जरा रुक जाएं, क्योंकि अब ये तीनों ही पार्टीज के साथ आपने इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन एक छोटी सी बात आपका, एक नुक्ता है कि कोई भी जो अदम तवाज़न है वो ना फितरत को मंजूर है और ना समाज को मंजूर। अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट उन्होंने क्रिटिक ऑफर की अब तीनों सियासी जमातों की। व्हाट इज योर रिस्पांस टू दैट? देखिए, बात यह है कि जितनी बारिश साहब ने बातें की हैं, इनकी बातों से तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है। अब आगे अल्टीमेटली
जो फॉरम है लेजिस्लेशन का वो तो हमारे पास मौजूदा पार्लियामान ही है, फर्स्ट पास द पोल। और उसकी आपने नहीं, ये जो 5% वोट ले लिया अपने ये हल्के से। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का जो बिल है इसके ऊपर पहले भी बात होती रही है, और गालिबन इसके ऊपर जो है वो खान साहब भी पहले बात कर चुके हैं कि आप अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दें, पार्टी को वोट पड़े, पार्टी के मंशूर को वोट पड़े, और उसके मुताबिक सीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, लेकिन लिस्ट पब्लिक हो, प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी के ऊपर। जिस तरह इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इसके ऊपर भी खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एडवोकेसी की हुई है। जितनी इसको प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि होना चाहिए प्रोपोर्शनल। जितनी रिजर्व सीट्स हैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़ा वोकली कह चुके हुए हैं कि ये भी पार्टियों के अंदर भी जो है वो भी इंतखाबात के जरिए सामने आए। अगर रिजर्व भी आना है तो ये ना हो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा निज़ाम हो कि पार्टीज़ के अंदर से भी ये चीज़ें इलेक्ट होकर सामने आएँ। इसी तरीके से थर्डली इन्होंने जो बात की अपना ट्रेड यूनियंस के हवाले से, तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हम जैसे जो नौजवान पार्लियामेंट में आए हुए हैं, मैं हूँ, मुराद सईद है, आलमगीर महसूद है, शायद खटक है हमारा, हम सब का ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट यूनियन से, हम वहाँ से आए हैं ग्रुप। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ डिफरेंस, अप्रोच का डिफरेंस क्या है। यहाँ इन्होंने एक बात की थी कि पार्टीज़ उनको टिकट्स हैं। 2013 से पहले हमने एक यूथ पॉलिसी बनाई जिसमें हमने मेक श्योर किया कि हम 25% टिकट्स नए लोगों को और यंग लोगों को देंगे जिनकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है। हमने उनको टिकट्स दिए, उनमें से बहुत सारे जो है वो रह गए, बहुत सारे जो है वो थ्रू करके पार्लियामेंट में आ गए। इसी तरीके से जो ये बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस के हवाले से, किसानों के हवाले से, उनको भी नुमाइंदगी जो है वो दी जा सकती है ताकि वो भी एक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब जितनी भी चीज़ें हैं, डिबेट और डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट में होनी है, और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर तमाम जमातों को विल शो करनी है। चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप उनको वोटिंग राइट नहीं देना, उनका $28 अरब आपको बहुत बाकी पार्टिसिपेंट्स का जो स्पीकिंग राइट है, उनके $28 अरब हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका वोटिंग राइट हम देने को तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। नफीसा शाह साहब, ये जो सरवर बारी साहब ने बहुत ही चुपती हुई बात कह दी है कि ये पार्लियामेंट जो है ये सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, इस पे 202 खानदान जो हैं रिप्रेजेंटेड हैं, जो ताकतवर हैं, जो मीन्स ऑफ वेल्थ और प्रोडक्शन उनके हाथों में है, और ये पार्लियामेंट दर हकीकत आवाम की रिप्रेजेंटेशन करती नहीं है। इसके चुनाव का तमाम तर तरीका जो है वो नाकिस है, नाकाफी है। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और जमातों के अंदर भी इंतखाबात होने चाहिए। देखिए, इस पे बहस जरूर होना चाहिए कि सियासी पार्टीज के इंटरनल सिस्टम्स जो हैं कैसे वो सेलेक्ट करते हैं, कैसे नॉमिनेट करते हैं। लेकिन ये कहना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सारी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है वो गलत है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अगर वो प्रोपोर्शनेट की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत में मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है। सेनेट आपकी फुली प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। आपकी जो खवातीन की नशिस्तें हैं और माइनॉरिटीज की नशिस्तें हैं वो फुली प्रोपोर्शनेट हैं। अब मुझे बताएं, उनके ऊपर तनकीद नहीं होती? बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि वहां कह रहे हैं कि सही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फेवरेटिज्म करती हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं, कहीं कहीं के मेजॉरिटी आपकी एक सिर्फ हल्का लाहौर से, लास्ट पार्लियामेंट में लाहौर से ज्यादातर खवातीन एक इलाके से आई, वो सियासी पार्टीज ने नॉमिनेट की और वो प्रोपोर्शनेट सिस्टम था। तो हर तीनों का एक बैलेंस है। सेनेट में अलग सिस्टम है, उससे आपका एक और ये भी आप देखें कि पाकिस्तान की पार्टी ने पिसे हुए तबकों को नुमाइंदगी दी है। ये पीआर सिस्टम है। ये तो ये जरा अब्बासी साहब को इसमें कह रहे, क्योंकि ये लाहौर की बात हो रही है। अब्बासी साहब, ये जो बात हो रही है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की, कृष्णा कुमारी कौन है, अनवर लालदीन आपका कौन है? हमने लेबर को प्रमोट किया है, हमने खवातीन को प्रमोट किया है, हाँ। लेकिन इंटरनल सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि पार्टीज के अंदर ये बहस जरूर होना चाहिए कि जब हम सेलेक्ट करते हैं सारी कैटेगरीज के ऊपर, सेनेट हो, विमेंस रिजर्व सीट्स हो या फर्स्ट पास द पोस्ट हो, तो उसमें हम एक मिक्स दें। और कई पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने माइनॉरिटीज के लोगों को जनरल सीट पर खड़ा भी किया और जितवाया भी। और हमारे पास एक एमपीए भी हैं सिंध असेंबली में और एक एमएनए भी हैं जो जनरल नशिस्त पर आए हैं। और इसी तरीके से खवातीन, मैं हूँ, मैं जनरल नशिस्त पर आई हूँ। तो ये कहना कि एक आप तो खैर हमेशा जीत के आई हैं। जी, मैं हल्के से, तो मुझे कोई इनकार नहीं है नफीसा, आप हमेशा जीत के आई हैं, लेकिन वो आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये मतनासिब रिप्रेजेंटेशन जो है
जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जिसकी अब सरवर बारी साहब बात कर रहे हैं कि अभी कराची में देख लें कि 12% वोट पड़ा है, उसमें 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं जिनके 700 वोट का फर्क है, और बाकी जो है 88% लोगों ने वोट डाला ही नहीं है। ये जो सारा सिलसिला है और बाकी लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला है। अब सरवर बारी साहब कह रहे हैं कि ये नाकस है, ये तरीका ही गलत है इलेक्शन इलेक्ट करने का। 5% वोट है जीतने वाले। एक दो ये है कि आपने एक डिस्कशन वो शुरू की थी और फिर फंडामेंटल कोई बहुत ही बड़े क्वेश्चन यहाँ आपने बारी साहब के जरिए उठवा दिए। ये डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर पहले भी होती रही है, वो तो सारे सिस्टम को कह रहे हैं कि गलत है। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको किसी वक्त पाकिस्तान के जो दोनों पार्लिमान के अदारे हैं वो किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। अब अभी तक प्रेसिडेंट बाइडन ने जो वोट लिया और उसके खिलाफ ट्रंप हार गया है, तो हारने वाले ने भी तो वोटें इतनी ली हुई थी, तो अगर वो कहें कि जीतने वाले ने सिर्फ इतनी वोट ली है, तो ज़ाहिर दुनिया पूरी में एक प्रिंसिपल है, जो जीता है वो 10 वोट से जीते या 100 वोट से जीते या 10,000 से जीते, वही जीतने वाला होता है। हारने वाले को इंतजार करना पड़ता है। अब कराची में लोग अगर खुद वोट देने के लिए नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन जवाब ले लेते हैं। बाकी से मसला ये नहीं है कि जीतने जिसके ज्यादा वोट है वो जीत जाए। मसला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स जो है गो इनटू द ड्रेन, क्योंकि ट्रंप को वोट मिले हैं, वो हार गए, 2 लोग थे। यहाँ पर जो है अगर 50 लोग हैं, 50 लोगों के पास बहुत ज्यादा वोट है। PMLN के जो टोटल वोट हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है। अब जरा सुन ले मेहरबानी, ये तरीकाकार आप और मेरे टीवी पे कहने से तो नहीं बदलेगा ना। मैंने कहता कि ये पार्लियामान के पास तरीकाकार जाएगा, पार्लियामान फैसला कर ले, पार्लियामान कह दे कि आइंदा इलेक्ट होने का ये तरीका है कि किसी को इतनी ज्यादा वोट जो है वो लीड के साथ लेगा, उसकी लीड कितनी होगी। ये तो तरीकाकार सारी दुनिया में इस वक्त यही तरीकाकार है जिसके जरिए हम भी इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, कुछ खामियां जरूर हैं, वो जरूर होनी चाहिए। पार्टीज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पार्टीज को टिकट देते वक्त लोगों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, उनको ज्यादा उन लोगों को जरूर टिकट देने चाहिए जो किसी भी दूसरी क्लास हैं। ये पार्टियों के अंदर टिकट देते वक्त ये जरूर ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये मामलात सारे जो हैं वो पार्लियामान डिस्कस करेगी। लेकिन अगर हम सारे ये मामलात इशू यहाँ बैठ के डिस्कस करें तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, लेकिन ये जो बारी साहब ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, ये 202 नहीं है, मेरा तजिया है 202 खानदानों की रिप्रेजेंटेशन है। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सबके कहने और मेरे कहने से तो चीजें नहीं बदलती ना। उनका अपना एक व्यू है, वो अपना एक व्यू दे सकते हैं। पार्लियामान यही है जो काम करती है, यही पार्लियामान है जिसको आइन को अमेंड करने का अख्तियार है, यही पार्लियामान है जिसको लेजिस्लेशन करने का अख्तियार है, यही पार्लियामान है जो अभी सारी अमेंडमेंट लेके आएगी। तो जो पार्लियामान अगर नहीं है तो और कौन कर सकता है ये काम? ये उनके अल्फाज अपने मर्जी के हैं, यहाँ जिस तरह मर्जी अगर कोई अल्फाज दे दे, आप कौन रोक सकता है किसी को? मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ ये सारे इलेक्ट होकर लोग आए, हमारा इलेक्शन के ऊपर जरूर हो सकती है कि पार्टियों को बाउंड कौन करेगा ना? पार्टियां भी तो किसी कानून के तहत ही बाउंड है ना। अगर एक पार्टी में लाजमी है कि उस पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है वरना उसे सिंबल नहीं मिलेगा, तो ये इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। वरना आगे एक बाउंड है कि पार्टियां अपनी जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं वो जमा करवाएंगी, सालाना गोशवारे जमा करवाएंगे, उनके सोर्सेज बताएंगे, ये भी इलेक्शन एक्ट ने उन्हें बाउंड किया हुआ है। तो ये अगर हम बात अल्फाजी में कहते रहें कि पार्टियों को देखना चाहिए कि नुमाइंदगी किसानों को देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, तो लेट्स टेक इट, ब्रिंग इट इन पार्लियामेंट ना। उसमें हम इस पे बहस कर लेते हैं कि भाई हमने माशरे के तमाम तबकात को नुमाइंदगी देनी है, तो उसको भी कानून का फिर हिस्सा बना लिया जाए, उसे भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बना लिया जाए, ताकि पार्टियां भी किसी तौर के ऊपर बाउंड हो ना। देखिए ना फारूक हबीब साहब, एक शख्स, ये बात तो ठीक है, एक शख्स 6, वरना घूम घुमा के वही खानदान बैठे हुए हैं, एक शख्स, उनके लोग मोस्टली इलेक्ट होके आ जाते हैं। एक शख्स जो है 4 जगहों से इलेक्शन लड़ता है, और 2018-2013 के जनरल इंतखाबात के बाद 40 से ज्यादा हमें ज़मीनी इंतखाबात करवाने पड़े, करोड़ों अरबों रुपए हमने दोबारा हिंदुस्तान में 2 से ज्यादा नहीं लड़ सकते। मेरा तो ख्याल एक ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक ही खानदान के 10 लोगों को आप टिकट दे दें। मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबात हैं वो ECP के ज़ेर निगरानी होने चाहिए। ये नहीं है कि वो खुद ही इलेक्शन करवा ले। और जो भी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ये खासी गैर मामूली और अनयूजुअल किस्म की डिस्कशन है जो होती नहीं है हमारे यहाँ टेलीविजन प्रोग्राम्स में। मजीद इस पे बात करते हैं, इस पे मजीद बेखल सरबारी साहब को जा रहा है, इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
फ़ारूक हबीब साहब से शुरू कर लेते हैं। फ़ारूक साहब, ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप आते हैं हमारे प्रोग्राम में PMLN वाला, दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर आप PPP के ख़िलाफ़ करते हैं, PPP वाले आपके ख़िलाफ़ करते हैं, कुछ दिनों से PPP PMLN एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई इस पूरे जो 33 टेलीविज़न चैनल हैं और सारा सोशल मीडिया की स्पेस है, इसमें आइडियाज़ की किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं है। आज सरवर बारी साहब की तसव्वुर से थोड़ी देर के आए हैं तो हमने कुछ एक आइडियाज़ की तसव्वुर की बात करनी शुरू कर दिया कि सियासत में प्रिंसिपल आइडियाज़ हैं क्या हम करें कि हम इस माशरे को, अपने व्यूअर्स को कोई अक्लमंदी के रास्ते पे लेके चले जाएं और एक दूसरे की डॉक्टर साहब डेफिनेटली डिपेंड करता है। जब हम आपके शो में आ रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये होता है कभी तैयारी करके आनी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी। सर शुक्रिया। टेक्निकल डिबेट होगी उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मॉडरेटर और एंकर कि वो अपनी डिस्कशन को किस टाइप जगह ले जाना चाहता है और उस अपने किस किस्म के गेस्ट को वो इन्वाइट करता है। बुनियादी चीज़ ये है कि होनी ही कंस्ट्रक्टिव और एजुकेटिव डिबेट चाहिए। हमारे चैनल्स के ऊपर बैठ के हम लोगों को एजुकेट करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसको हम खुले दिल के साथ सब्र से, तहम्मुल से सुने और उसका एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें। अभी जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो इन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम है, सिस्टम है, हमारे यहाँ बड़ी तनकीद होती है कि जी हंग पार्लियामेंट्स बन जाती हैं, यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट्स बन जाती है, आप अपना एजेंडा जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, आपको सिलेक्शन ऑफ टीम्स के लिए आपको इलेक्टेबल्स की हेजमनी कायम है यहाँ पर। नहीं तो जिसको खानदानों की बात, कैसे एजेंडा पुश करेंगे? नहीं, वो कैसे वहाँ पर अगर देखिए ना, नून के लोगों को उनकी प्रोपोर्शन नहीं मिली है पंजाब में, उन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए सर, वो भी अगर होंगे। सर गुजारिश ये है, जो बात हो रही है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट सिस्टम की, जो बात अभी ये कर रहे थे, इसके ऊपर तो अभी तो पार्लियामेंट में चीज़ जाएगी, इस पर डिबेट होगी, लेकिन दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि जो पार्टी है वो अपनी लिस्ट एक तैयार करेगी अपने प्रेफर्ड लोगों की। उसमें वो टेक्निकल लोगों को भी लेकर आए, टेक्नोक्रेट्स को भी लेकर आए, एक्सपर्ट्स को भी लेकर आए, इंटेग्रिटी वाले लोगों को लेकर आए, किसान को लाना चाहते हैं, यूथ को लाना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान को लाना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। अगर आप 1 करोड़ वोट लेते हैं तो 1 करोड़ की प्रोपोर्शनेट मुतनासिब नुमाइंदगी से आपके नुमाइंदगान पार्लियामान के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि हर उम्मीदवार को अपनी कंस्टिट्यूएंसी डेवलप करनी पड़ती है, वहाँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को सर्व करना पड़ता है और फिर जो चीजें होती हैं, तो इलेक्शन तो फिर इंतखाबात के अंदर जो डॉक्टर साहब पूरे सूबे का, जो हमारे एक इलेक्शन बन जाएगा अमेरिका की तरह। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी ये बात कर रहे थे 1970 के इंतखाबात की, मुझे उस वक्त लोग साइकिल पे इलेक्शन लड़ रहे थे। बिल्कुल सही। आज साइकिल पे इलेक्शन लड़ना मुमकिन रह गया है? मुझे आज बताएं, आज के हालात में आपका ओपोनेंट जो है वो नोटों की बोरियां खोल के बैठा है, बिरयानी चला रहा है, दफातर खुले हुए हैं, वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ किसान कैसे इलेक्शन लड़ेगा? आपके आइडिया को सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने इक्वालिटी क्रिएट करने की जरूरत है। एग्जांपल दी डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने भी चेक किया, डोनाल्ड ट्रंप को मिले 74 मिलियन से ज्यादा वोट और जोसेफ बाइडेन को मिले हैं तकरीबन 81 मिलियन वोट, यानी 46-7% एक तरफ हैं, 51% एक तरफ हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बन गए हैं बाइडेन और ट्रंप के लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकी व्हाइट हाउस में। देखिए, ये बहुत ही वल्गराइजेशन है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी वोट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, क्योंकि अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वोट, हर वोटर का एक वेट है, ठीक है। जो अमेरिकन सिस्टम है या ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इन माय व्यू इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इट्स अ मेजॉरिटी सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्टिसिपेटरी सिस्टम, वेयर नोबडीज वोट इज। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल जर्मनी है, हर वोट काउंट होता है और एक थ्रेशोल्ड है आपका कि अगर आपकी पार्टी के 5% वोट। बर्तानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है और वो मानते हैं, वहां बहुत बड़ी मूवमेंट है, क्योंकि जर्मनी का सिस्टम है, हॉलैंड का है, फ्रांस में है, इवन अफगानिस्तान में है कि अगर 50% वोट आप नहीं लेते 50+ तो आप प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। हमें पता है कि अफगानिस्तान में 2 दफा इलेक्शन हुए क्योंकि वो 50%। हमारे यहाँ आप 10% वोट लेके नुमाइंदे बन जाते हैं और उसके क्राइसिस है। उसका क्राइसिस क्या है? जावेद अब्बासी नहीं, उसका क्राइसिस ये है कि मैं समझता हूँ मुझे 90% लोगों ने वोट नहीं दिया है। I don't feel accountable to those people. I feel accountable only to 10% people. तो मैं मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने को भी तैयार नहीं हूँ। दूसरा ये कि डू वी वांट टू फॉलो अमेरिकन सिस्टम और डू वी वांट टू फॉलो द जर्मन सिस्टम, जहां पर देखे ना ये क्या, क्यों हम फॉलो बरतानवी कॉलोनी नहीं। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल फेमस स्कॉलर, उसने कहा था द ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम इज अ बिग फ्रॉड।
but this fraud is अच्छा, implemented अब्बासी in साहब, an honest manner. सेनेटर अब्बासी साहब, आपका जवाब दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सरवा बारी साहब ने, अब आप कहें। वो जी बारी साहब कोई भी बात, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका नफाज इस वक्त न मुमकिन है न दुनिया के ममालिक में। ये जर्मनी वाली बात भी जो इन्होंने की है, ये किसी वक्त आप मेहरबानी करके मेजॉरिटी ममालिक में PR सिस्टम है आपकी इत्तला के लिए। आपने फैक्ट आप चाहें तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा आके, दुनिया के अक्सरियती मुल्कों में PR सिस्टम है। एक आपकी मुलाकात करवानी है सेनेटर अब्बासी साहब सरवर बारी साहब के साथ बाद में प्रोग्राम के। अब्बासी साहब, आपके खाते में हर 6 आजकल नामुमकिन हुई हुई है। अब्बासी साहब को बात मुकम्मल सर मुझे दी है, मैंने बारी साहब को सुना था, मेरे ऑफिस तशरीफ लाए थे जब ये इलेक्शन लॉज, उनको याद होगा इलेक्शन के लॉज जिस वक्त कर रहे थे, मैं लॉ कमेटी को हेड कर रहा था, तो वो मेरे पास आए थे, सेनेट की कमेटी में हाजिर हुआ था। बहुत सारी चीजें जो इनकी हैं उनकी बात उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। अब अगर अमेरिका का निज़ाम भी ठीक नहीं, बरतानिया का निज़ाम भी ठीक नहीं, पाकिस्तान का निज़ाम भी ठीक नहीं, ये सिस्टम के ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन सारी दुनिया में इस वक्त जमहूरी जो रवायात जहाँ चल रही हैं उसके इलेक्शन इसी तरह से होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन की जा सकती है। फिर वो डिस्कशन यहाँ नहीं है, वो ये आइन ने अख्तियार दिया हुआ है कि पाकिस्तान के नीचे कौन सा इलेक्शन किस तरह होगा। 1973 का आप क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहेंगे? ये सब तो एक्सप्लेन कर चुके हैं अपना अपना मुद्दा। आप क्या चाहेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म के 3 पॉइंट आपके क्या है? मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी 3 पॉइंट आपके और आपकी पार्टी के क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसी कानून के नीचे हम RTS का सिस्टम लेके आए थे। आपने देखा कि उस निज़ाम का क्या शुरू था। उस वक्त हमने ये पॉइंट उठाया था कि मेहरबानी करें, अगर ये सिस्टम आप लेके आ रहे हैं, चेयरमैन नादरा भी कह रहा है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, इसको किसी 1, 2 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में RTS सिस्टम को पहले लेके जाएं, पहले तजर्बा करें कि ये सिस्टम कामयाब है कि नहीं है, और फिर दुनिया के बाकी ममालिक में भी देखें कि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है जिससे बेहतरी हो सकती है, तो इसको जरूर लेके आए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, वो भी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपने पहले क्या ये तजर्बा देखा है, किन किन ममालिक में ये तजर्बा कामयाब हुआ है, किन किन ममालिक में ये तजर्बा नाकाम हुआ है। ये इलेक्शन हमारे यहाँ दांधली से पहले इलेक्शन मैनेज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन मैनेज ना किए जाए, और उसके बाद ये तो आप क्रिटिसिज्म ऑफर कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, अच्छा ये तो और आप बात करें। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि आप इनकी इलेक्टोरल रिफॉर्म के पॉइंट से एग्री नहीं करते, लेकिन आपके 3 बड़े नुक्ते इलेक्टोरल रिफॉर्म के क्या हैं? क्या आप इलेक्टोरल रिफॉर्म में दिलचस्पी रखते हैं? मुझे आपकी बात से लगा कि आप रखती हैं, आपने उसको रेफर किया, स्टडी किया, आप उसका हिस्सा हैं। क्या 3 बड़े नुक्ते हैं पीपल्स पार्टी के और आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म के अवल? देखिए, मेरी जमात का तो एक हमारा भी व्यू पॉइंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आएगा तो उससे पता चलेगा। मैं अपनी जाती आपको राय दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बारी साहब बात कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। एक अग्रीड फॉर्मूला है पाकिस्तान की जमहूरियत का, जिसमें सेनेट है, जिसमें लोअर हाउस है, और 2 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं इलेक्शन के। एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, एक डायरेक्ट फर्स्ट पास द पोस्ट है। इस पे जनरल कंसेंसस है सारी जमातों का। यही विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना से लेकर पीपल्स पार्टी जिसने 73 का आइन बनाया सारी जमातों के साथ, इस पर एक जनरल कंसेंसस है। मैं समझती हूँ इसको नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या होना चाहिए। मैं समझती हूँ इस वक्त आपके हमारे कवानीन मुनासिब हैं, कोई रेडिकल चेंज की जरूरत नहीं है। एक पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को और प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा, की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज जो है, आपने 3 चेंजेस पूछे, मैं एक ही बात करूंगी। एक है कि आप इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथन करें, उनको और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दें, उनको और हौसला दें। कौम, मुल्क उसको बिल्कुल एक ऐसी ताकतवर इंस्टीट्यूशन बनाए कि कोई उसके फैसले जो है उसका एहतराम हो, और फिर वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह वो इलेक्शंस करे जो मैनेज्ड ना हो, जिसमें इस किस्म की धांधलियां जो लोकल लेवल से ऊपर उनको कैसे न्यूट्रल एम्पायर बनाएंगे आप? अगर आपको शक हो, जैसे हुकूमत को शक है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल बॉडी हो?
जी हम सबको बहैसियत कौम हमें ये फैसला करना होगा और पार्लियामान के जरिए इलेक्शन कमीशन को और हम ताकतवर बनाएं, जैसे अभी उन्होंने डस्का में जो फैसले किए हम सब उससे खुश कैसे हैं। जिस मतलब तरीके उनके से ऊपर उन्होंने क्या वॉच intervene होगी किया। कि वो सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मनमानी नहीं कर रहे, मिल गए हैं किसी के साथ? देखिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि कवानीन में कुछ फाइन ट्यूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये ईवीएम आना, ईवीएम टेक्नोलॉजी आना डज नॉट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इट डज नॉट, अनलेस आप इंश्योर करें कि उस वक्त सीसीटीवी भी आपका काम करे, आपके ईवीएम्स भी काम करें और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से, ये ना हो कि वक्त मेरा खत्म हुआ। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। ये तमाम बहस आपने देखी, इस बहस को देख के लगता है कि हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, नेक भी होगी, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान में, क्योंकि कोई कंसेंसस नहीं हो पाएगा यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।